नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दिवाली के अगले दिन आपकी सुबह शुभ हो। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही प्रचार में निकले हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें इस वक्त प्रचार में कही, एक अलग किस्म का आत्मविश्वास उनका दिखाई दे रहा है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के प्रचार में कहा कि बहुत से लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि ये सर्वे ये बता रहा है, लेकिन मेरा 40 साल का अनुभव है सार्वजनिक जीवन का, मैं हवा में बात नहीं करता। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 दिसंबर आएगा और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए इन तमाम राज्यों के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपनी पार्टी की विजय की घोषणा की है, वो आपको आज हम दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री के इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, कि 2.5 साल का फॉर्मूला इनका और टीएस सिंहदेव का तय हुआ था मुख्यमंत्री बनने का, और ये दिल्ली दरबार ने ही तय किया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 2.5 साल में भूपेश बघेल ने पहले तो छत्तीसगढ़ के लूट करके पैसा कमाया और फिर वही पैसा दिल्ली दरबार को पहुंचाया। इसी वजह से ये 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप सुनिए। हम बात करेंगे आखिर 3 दिसंबर को वाकई क्या छत्तीसगढ़ का नतीजा भी खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। राहुल गांधी का नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, लेकिन उनके गणित पर सवाल क्यों उठाया, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बता रहे हैं। 3 दिसंबर को आपके हमारे सबके लिए क्या चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। ये जयघोष है, पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए, तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया।
और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है, हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए, और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है समीर जी आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र हमारे साथ स्टूडियो में। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। आप सबकी दिवाली बढ़िया रही होगी उम्मीद करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस भाषा में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जाहिर की है, थोड़ा तो अलग है। आप जितना जैसा प्रधानमंत्री को सुनते हैं, ये आम जो प्रचार होता है उनका वैसी बातें नहीं। जैसे वो कहते हैं कि मेरा सार्वजनिक जीवन बड़ा लंबा है, हवा का रुख मैं भांप लेता हूं, सही हवा का रुख भांप लेता हूं। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण का। ये जो कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है, और खास तौर पर किस राज्य में? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। उत्तर के 3 राज्य जो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम एजेंसियां, तमाम सर्वे विश्लेषक, सभी लोग ये मान रहे थे कि सबसे ज्यादा पीछे कहां दिखाई दे रही है, या ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए कांग्रेस सबसे ज्यादा आगे कहां दिखाई दे रही है, तो वो छत्तीसगढ़ की बात करते थे। उस राज्य में प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे हैं। तो या तो कुछ हम लोग नहीं पढ़ पाए जो प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ में इतना बहुत आगे जाकर कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सचमुच क्या छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक बाजी थी वो पलट रही है। क्योंकि हम सब लोगों को, निजी तौर पर मैं भी मानता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ गई। और पिछड़ क्या गई? न नेता दिया, न कोई 4 साढ़े 4 साल कोई बड़ा कार्यक्रम दिया। कवर्धा से लेके रायपुर में नग्न युवक प्रदर्शन कर रहे थे, वहां अलग अलग तरीके, गोबर से लेके शराब नीति, सब में घोटाला होता है। उनकी एक सचिव अभी भी जेल में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरह से लड़ते नहीं दिखती, कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ती दिखती। ऐसे में अचानक राजनांदगांव में जिस दिन रमन सिंह की नामांकन का एक चित्र आता है, अमित शाह वहां से साहू समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि लड़ाई जो है वो अलग किस्म की लड़ाई है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बम्बार्डमेंट तो शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नहीं किया, तेलंगाना में जरूर होता हुआ दिखा था। अब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि या तो भारतीय जनता पार्टी को, विशेष करके नरेंद्र मोदी को, यह लगता है कि शायद जो कसर रह गई है उसको फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ना, वो गैप भरा जा सकता है। दूसरा, जहां आप बहुत खराब स्थिति में होते हैं, ताकत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है, राजनीति में तो और ज्यादा लगानी पड़ती है। और एक बात तो हर कोई मानेगा कि जितने मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उसमें हेडलाइन मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस के लिहाज से भूपेश बघेल जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। यह सच है, हर कोई जानता था कि राहुल गांधी जी के सामने वो चर्चा हुई थी, सबने कहा भी टीएस सिंहदेव वाली, लेकिन अंत में नहीं माने और भूपेश बघेल ने सबको अपने साथ लाकर खड़ा कर लिया। तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री को कुछ वहां से उम्मीद दिख रही है। अब इतनी उम्मीद हो गई है कि 3 दिसंबर को सब बदल जाएगा, यह बड़ा सवाल है। इसमें मुझे भी थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है। या ये केवल 508 करोड़ महादेव ऐप वाली कहानी की उम्मीद है? ये नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक तो राजनीति में मानता हूं कि अचानक कोई एक भ्रष्टाचार का मामला आ जाए और उससे सब पलट दे, मैंने ऐसा होता हुआ नहीं देखा कभी किसी राजनीतिक घटनाक्रम में। हां,
अगर उससे कुछ कनेक्ट होने लगे, अगर लोगों को लगने लगे कि नहीं नहीं ये घोटाला हमारे जीवन पर असर डाल रहा है, तो जरूर होता है। महादेव ऐप के मामले में भिलाई में होगा, रायपुर में होगा, दुर्ग में होगा, थोड़ा बहुत कुछ शहरी इलाकों में होगा, कुछ जगहों पर लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, उनके एजेंट इनसे हैं, वो चलवाते हैं। लेकिन क्या वो इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि धान के कटोरे में सट्टा सबसे बड़ा हो जाएगा? मुझे थोड़ा सा अभी भी इसमें संदेह लगता है। अच्छा देवेंद्र से, क्योंकि आप तो ज्यादा और करीब से देखते सुनते होंगे प्रधानमंत्री की बात को, मुझे ऐसा लगा, त्रिपाठी जी भी सहमत हैं, कि भाई प्रधानमंत्री ने जो शब्दों का चयन किया छत्तीसगढ़ में खास तौर पर, ये थोड़ा सामान्य से अलग है। आपको लग रहा है कि वो कुछ कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है उनका? और 3-4 चीज़ें हैं सौरभ। एक उदाहरण देकर पहले आपको बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फीडबैक का अपना सिस्टम होता है, 2014 का जब चुनाव था सौरभ, और उसमें 3 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी के किसी नेता से उन्होंने पूछा कि दिल्ली में जो मीडिया सेक्शन है वो क्या कह रही है, क्या आकलन कर रही है। उनको ये बताया गया कि अधिकतम बीजेपी 180 से 200 तक या 220 तक ज़्यादा से ज़्यादा। 3 फेज के बाद उन्होंने ये कहा था कि सबके सब, उनका जो शब्द था जो हमें बताया गया, कि मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो वो फीडबैक 19 की बात, 2014 की 14 पहली बार, तब वो दिल्ली से वाकिफ नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो दिल्ली के नेताओं से इस बाबत फीडबैक वो लेते थे। तो लेकिन वो बंद कमरे का फीडबैक था। जब आप मंच से बोलते हैं तो मंच से बहुत चीज़ें ऐसी कही जाती है ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएं, अपने लोगों का हौसला बढ़ाएं, अपने समर्थकों को ये भरोसा दें कि हम जीत रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके तथ्य जो हैं उससे भले ही मैच ना करते हों। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने की जो वजह है वो ये है सौरभ, और वो फैक्ट पे है कि जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ है 20 सीटों पे, उस पर आप कांग्रेस के भी किसी व्यक्ति से अंदर खाने बात करेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि हम 11 से 12 सीटें जीतेंगे, 8 से 9 बीजेपी। पिछली बार बीजेपी सिर्फ वहाँ पर 1 सीट पे जीत हासिल हुई थी। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अगर उस जोन में जहाँ पर बीजेपी बहुत ख़राब थी, कांग्रेस भी अगर ये मान रही है कि बीजेपी इस तरह से नेक टू नेक है, तो आगे के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी कितना उत्साहित हो सकती है। तीसरी चीज़ कि इसमें पहले भी हम लोगों ने बात की है कि छत्तीसगढ़ की जनता एक तरह से ऐसा लगता था कि वो तैयार थी बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी पार्टी के तौर पर छत्तीसगढ़ में जीते हुए दिखी नहीं। रमन सिंह पिछले चुनाव के बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया और मैसेज ये दे दिया गया कि अब रमन सिंह लीडर नहीं है, वो शांत हो गए। रमन सिंह की जगह किसी और लीडर को आपने दिया नहीं। ऐसे में 5 साल भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें जितनी सारी खामियां थी, उन खामियों को लेकर जनता के भीतर एक मोमेंटम पैदा करना, वहां पर बीजेपी बुरी तरह से चुकी थी, जिसका नतीजा ये था कि जनता में समर्थन की संभावनाओं के बावजूद आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सके। अब मुझे याद नहीं कि कोई भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता से मैंने बात की हो अभी भी वो ये कह रहे हो कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अभी अधिकतम यही मान रहे हैं कि 30 से 32 33 सीटें तक हम जा सकते हैं। तो जब पार्टी के नेता ही, पार्टी के कार्यकर्ता ही इस प्रकार से हो, तो आप समझ सकते हैं कि फिर जनता क्या करेगी। और चुनाव बहुत कुछ जीता जाता है माहौल के आधार पर। बीजेपी उस माहौल को अभी तक कैपिटलाइज करने में सफल नहीं रही थी। पहले फेज के चुनाव के बाद जब ये फीडबैक आया है दोनों ही पक्षों, बीजेपी भी मान रही है कि 8 से 9 सीटें हमारी आएंगी पहले फेज में, उसके बाद उनको ये लग रहा है कि अब अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और इस तरह का आप कैंपेन देखें। अचानक गेम में अपने आप को पा रही है बीजेपी। बिल्कुल। और उसके पहले के महीने में आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर 1 बार गए थे, अमित शाह जी 2 बार गए थे पहले के, उसके पिछले वाले महीने में। अब अचानक से पहले फेज के बाद उनको ये लग रहा है कि ये तो संभावना थी, इसमें ताकत झोंकी जा सकती है और वो ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी फासला उसमें बड़ा है, क्योंकि इतना लंबा खाली मैदान आपने छोड़ रखा था पार्टी के तौर पर। भूपेश बघेल ने उसको बहुत कैपिटलाइज किया। जबकि आप छत्तीसगढ़ में सौरभ बात करें लोगों से, डेवलपमेंट के वर्क पे कांग्रेस की सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और रायपुर एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलेंगे, बीजेपी की सरकार के पक्ष में गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बताते हैं। जैसे शानदार एयरपोर्ट आपको रायपुर में दिखेगा, बाहर निकलेगा तो अटल पथ, वैसा कोई सड़क रायपुर में नहीं बना सके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसला ये रहता है कि इन चीज़ों को कैपिटलाइज करके वोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपने संगठन की ताकत झोंकी थी? उसका जवाब पहले ना था, अब हाँ में आ रहा है। समीर, एक लाइन जोड़ दूं। ये एक तो देवेंद्र जी जो कह रहे हैं पहले चरण के चुनाव, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सांसद और दूसरे लोग हैं उनका भी बड़ा दावा है, वो कह रहे हैं कि हमें भी उतनी उम्मीद नहीं जितना बेहतर। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम इन सारी चीज़ों में छोड़ देते हैं, घोषणा पत्र में जो धान को लेकर ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बाद में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कांग्रेस ने कहा कि हमारा कॉपी कर लिया। तो ये कहा गया, अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि भैया जब हम आपने किया ही नहीं था तो कॉपी कैसे कर लिया।
मुझे लगता है कि शायद उस तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं है। धान बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और उसके बाद कांग्रेस को, जिसको कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया में आगे आना पड़ा, उन्होंने कहा कि हम भी ज्यादा देंगे, फिर भूपेश बघेल ने एक और ऐलान कर दिया कि महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि कहीं न कहीं, जिसको कहते हैं ना कि करंट पकड़ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो करंट तो चुनाव में पकड़ा दिया है। अब वो कितना ज्यादा पकड़ा पाए हैं, ये तो थोड़ा सा भी कहना मुश्किल दिखता है। छत्तीसगढ़ की हवा बदल रही क्या समीर जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ओम माथुर जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी संगठन और चुनाव प्रभारी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही बाकी राज्यों की तुलना में। तो ओम माथुर जी का कह रहा था कि बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने एक बात बताई, बाकी राज्यों की तुलना में? हाँ, छत्तीसगढ़ में हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे मतलब हैं। राजस्थान भी हरवा रहे हैं? नहीं, मतलब राजस्थान सरकार बनेगी। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ को लेके जो बेसिकली दिल्ली में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बना ही रही है, बीजेपी दौड़ में नहीं आ पा रही है, बोले उसकी तुलना में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बना ही रहे हैं, राजस्थान में भी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब जगह चर्चा हो रही है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कारण, उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ के अंदर 39 सीटें रिजर्व है, 29 सीटें ST के लिए और 10 सीटें SC के लिए रिजर्व है। तो बोले पिछली बार ये 39 सीटें में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, मतलब 29 सीटों में से 25 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, हम 4 सीटें जीते थे। बोले इस बार हमने बहुत ज्यादा फोकस आरक्षित सीटों पे किया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो फोकस रहा इन सीटों पे रहा है, सारी योजना हमने वहां पहुंचाई है, और इस 39 सीटों पर संघ के एक एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, प्रचारक को वहां पर खास तौर से एक एक विधायक नियुक्त किया गया है। तो बोले जो हमारा सबसे मजबूत एरिया था SC ST सीटें पिछले 15 साल से, 2019 में वो सबसे बुरे हम हारे थे। तो इस बार 2018 के चुनाव में, तो इस बार हमने बहुत ज़्यादा फोकस 39 सीटों पे किया है। बाकी जहां ग्रामीण अर्बन सीटें हैं, बोले वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। तो इस बार हम चुनाव में बहुत, और ये देखिए उन्होंने ये भी बात बताई कि हमने इस बार CM के खिलाफ सांसद को उतारा है। आप देखिए किसी और मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत दमदार प्रधानमंत्री ने कहा कि शर्त लगा लीजिए, मतलब मुझसे लोगों ने कहा शर्त लगा लीजिए कि CM अपनी सीट हार रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वहां पर सांसद तो खड़ा किया, आप देखिए ना मध्य प्रदेश में शिवराज, और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं पहले, एक बार हुआ, पर वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक बार हारे। लेकिन भूपेश बघेल को फिर भी मुझे लगता है कि हारना बहुत मुश्किल होगा। ये हो सकता है कि वो कम मार्जिन से जीते तो वो उनके लिए हार के समान ही होगा, हार बहुत मुश्किल होगी। लेकिन कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया है वहां पर, जिस हिसाब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वॉकओवर दे दिया, वहां किसी दमदार चेहरे को उनके सामने नहीं उतारा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, उस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से उन्होंने दमंग कैंडिडेट दिया है, मुझे लग रहा है कि वहां पर परिणाम एट लास्ट चौंकाने वाले। अच्छा, एक प्रधानमंत्री की बात आपको और सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी को लेकर के कुछ कहा एक महाज्ञानी आएंगे, आपको भी बहुत सारा गणित बताएंगे। तो प्रधानमंत्री किसका जिक्र कर रहे थे, आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। ये छत्तीसगढ़ के जनता के ज्ञान को, उनकी समझ को कम आंकते हैं। इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित, झूठी बातें, झूठे वादे, यही उनका खेल चल रहा है। जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा
कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। अब उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन आजकल आंकड़ों की बातें राहुल गांधी बहुत ज्यादा करते हैं, ये बात सही है? नहीं देखिए, विशेष करके जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि महाज्ञानी आएंगे और बताएंगे, और दरअसल राहुल गांधी ये करते भी हैं। आप देखिए, किसी भी जगह जाते हैं तो कुछ लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि कैसे कैसे सरकार सब गड़बड़ करती चली जाती है। उनका मुझे एक बड़ा रोचक लगता है, जो मुझे लगता है कि किसी को भी देश में जब वो कहते हैं कि अच्छा आपने स्विच दबाया और अडानी की जेब में पैसा चला गया। अब ये वाला गणित मेरी समझ में नहीं आता। आप मतलब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, अडानी की जेब में पैसा चला गया, तो अब ऐसे तो आगे वो पता नहीं कहां तक जाएंगे। नहीं तो सुबह उठे और आप फ्रेश होने गए और अडानी की जेब में पैसा चला गया। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। और ये सचमुच राजनीति में कई बार होता है ना कि आपका अच्छा बुरा थोड़ा कम समझदारी वाला भी चल जाता है, लेकिन बार बार आप वैसी ही गणित वाली बात करें जिसमें लोगों को लगे कि अरे नहीं भैया, ये तो न राजनीति वाली गणित बनेगी, न सीधी वाली 2 और 2 4 बनेगी, न 2 और 2 22 बनेगा, न 2 और 2 5 बनेगा। तो कौन सी गणित कर रहे हैं? और विशेष करके चुनाव के समय में अगर बार बार वैसी ही गलती आपकी पकड़ी जाती है तो आप हास्य का पात्र बनते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो कोशिश थी वो शायद उसी तरफ ले जाने की थी, क्योंकि कई बार लोग बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जी की छवि बेहतर हुई है, वो बोलते पहले से बेहतर हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वो बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये उस योग्य नहीं है जहां आप देख रहे हैं। तो शायद ये वजह होगी उसकी। नहीं, अब वो कुछ ओबीसी वाला जो बातें, वो जो तीन 90 में से 3 सेक्रेटरी वाली बातें तमाम जो राहुल गांधी करते थे, उसको लेकर के कुछ प्रधानमंत्री की कुछ सोच पता चल पाई क्या आपको? कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी, क्या उसका प्रभाव हो रहा है? वो लोग बहुत हैरान सबसे ज़्यादा इस बात पे होते हैं सौरभ कि अगर राहुल गांधी के तर्क को ही देखें तो देश का प्रधानमंत्री तो अभी ओबीसी है ना, तो उस हिसाब से तो बीजेपी ने दिया, जो कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस ने देश को प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं दिया, बीजेपी ने दे दिया। तो मौजूदा प्रधानमंत्री अगर ओबीसी हैं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? तो वो उस तर्क को लेकर राहुल गांधी जो कहते हैं वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है लोग। हाँ, ये कोशिश बीजेपी की ज़रूर दिखती है कि ये जो अभियान है कांग्रेस पार्टी का कि कास्ट पे लेके किसी प्रकार से अगले चुनाव को, लोकसभा चुनाव को कास्ट पे लेके आ जाया जाए, उस अभियान को हवा नहीं लगने देनी है। और उसके लिए बीजेपी बहुत सतर्क नज़र आती है, बहुत कोशिशें करते नज़र आती है। पिछले दिनों में बीजेपी एक्सटेंशन बिल्डिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बैठक हुई थी, जिसमें ओबीसी मसले को लेकर ही एक प्लानिंग किया गया था कि कैसे आपको सतर्क रहना है। ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो बार बार कह रही है, वो कास्ट डिवाइड नीचे सोसाइटी में आ जाए। ये कोशिश ज़रूर दिखती है, लेकिन कोई कंसर्न हो ये नज़र नहीं आता।